હેલો फ्रेंड्स કેમ છો મજામાં फ्रेंड्स आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो कौन सा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ओके इसकी हम फर्स्ट वर्कशीट बनाएंगे ओके हम बहुत स्मार्टली वर्क करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे सभी क्वेश्चंस नए हैं और आपको लगा के बहुत मजा भी आने वाला है ओके फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ओके द ग्रोथ ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग सेल इलोंगेशन टेक्स प्लेस बाय तो जब सेल इलोंगेशन हो रहा है उस टाइम सेल वॉल की ग्रोथ कैसी होती है एपोजिशन इंटरसेप्शन दोनों के जैसी या सुबराइजेशन। तो पहले इन टर्म्स का मतलब समझते हैं कि एपोजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये एक वॉल लेयर है ठीक है इसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है लेयर्स की फॉर्म में हो रही है मतलब ये एक लेयर बनी फिर इसके साथ ये दूसरी लेयर बनी फिर ये क्या होगी तीसरी लेयर बनी फिर चौथी लेयर बनी इस तरीके से लेयर की फॉर्म में अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको क्या बोल रहे हो एपोजिशन। इंटरसेप्शन क्या होता है कि मान लो कि ये एक लेयर है इसी के अंदर वॉल मटेरियल ऐड होता जा रहा है और ये ग्रो करती जा रही है तो इसको क्या बोलते हैं इंटरसेप्शन ठीक है। तो सेल वॉल जो होती है अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी सेल वॉल की तो प्राइमरी सेल वॉल जो है मेनली ग्रो किसके द्वारा करती है इंटरसेप्शन के द्वारा जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जब हम बात करते हैं वो ग्रो करती है दोनों मेथड से ठीक है लेयर की फॉर्म में भी करती है और विद इन लेयर जब चीजें ऐड होती है उसकी वजह से इसमें एक्सटेंशन जो हो रहा है उसको भी शो कर रहा है कौन सेकेंडरी सेल वॉल राइट ओके। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब सेल इलोंगेट कर रहा है तो अब सेल इलोंगेट करने का मतलब क्या है मान लो कि ये एक सेल है ठीक है ये साइज में इलोंगेट किया तो मतलब इसकी लेंथ इस तरीके से इंक्रीज कर रही है तो ये लेंथ इंक्रीज कर रही है तो ये लेंथ जब इंक्रीज करी तो ये मेनली किसकी वजह से होगा तो आप खुद देख के समझ जाओगे कि इंटरसेप्शन में मैंने बोला कि मटेरियल विद इन वॉल में लग रहा है और ये क्या कर रही है इलोंगेट कर रही है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए बी आंसर होना चाहिए। आई होप यू गॉट इट राइट समझ गए आप एक ही बार में बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड क्विकली जल्दी से फाइंड करना है क्या वेदर द सेल्स आर लिविंग वन मस्ट ऑब्जर्व। अब एक सेल जिंदा है जिंदा कैसे पता लगाओगे तो देखो उसका सेल शेप देखोगे टोनोप्लास्ट देखोगे मूवमेंट देखोगे उसके अंदर या स्टार्च ग्रेन्यूल्स देखोगे। देखो कोई भी बंदा है अगर आप उसको जानना चाहते हो कि वो जिंदा है नहीं आप क्या करते हो उसको हिला के देखते हो कि भाई मूव कर रहा है अगर अपने आप मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है वो जिंदा है। तो यहाँ पे भी अब सिंपल सा देखो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पता करना है कि जिंदा है या मरा हुआ है तो मरा हुआ देखने के लिए क्या करना है सिंपल सा है उसके अंदर मूवमेंट चेक करो अगर मूवमेंट हो रही है तो मतलब जिंदा है। तो हम बोलते भी हैं कुछ इनविजिबल मूवमेंट्स होती है राइट तो ये भी क्या है एक इनविजिबल मूवमेंट है जिसको आप कह सकते हो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है कैरेक्टरिस्टिक है राइट। तो यहाँ पे आप आंसर क्या बोलोगे सी मूवमेंट सिंपल है यार राइट ओके ग्रेट ग्रेट। लिग्निफाइड सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लिग्निफाइड सेल वॉल का मतलब क्या होता है लिग्निन का डिपोजिशन क्या लिग्निन का डिपोजिशन किसके अंदर देखने को मिलता है वेसल्स सेल ट्यूब्स सीव सेल्स या सभी के अंदर होता है। तो आप देखोगे वेसल जो होती है वो कैसी होती है थिक वॉल्ड होती है थिक वॉल है इसके अंदर और डिपोजिशन किसकी है लिग्निन की और ये सेल्स भी कैसे होते हैं डेड होते हैं। तो सिंपल सी बात है आंसर क्या हो जाएगा ए है ना क्या बात है ओके। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल टेक्स प्लेस इन सेल वॉल की सिंथेसिस उसके जो मटेरियल है उसकी सिंथेसिस कहाँ हो रही है डिक्टियोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम्स ईआर। तो कौन होगा इसका आंसर तो आप देखोगे डिक्टियोसोम्स को क्या बोला जाता है गोल्जी बॉडी राइट। आप देखोगे प्लांट्स के अंदर इस गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं डिक्टियोसोम बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल है पावर हाउस जिसका काम क्या है एटीपी सिंथेसाइज करना राइट। लाइसोसोम जिसको क्या बोला जाता है सुसाइडल बैग राइट है ना। और ईआर अब मेनली आप देखोगे ये आर और एस की बात करते हैं और आर हम बोलते हैं मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है और एस हम बोलते हैं लिपिड सिंथेसिस के अंदर राइट। और ये क्या करता है डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है किसकी ड्रग्स की राइट। इन दोनों के अंदर ये इन्वॉल्व होता है एस और आर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में मेनली इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर कौन इन्वॉल्व होगा तो इसका आंसर क्या है ए है
डिप्टियोसोम्स, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ध्यान रखना। सेल वॉल मटेरियल्स जैसे पॉलीसेक्राइड्स वगैरह जो है वो बनाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी, राइट, ध्यान रहेगा, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, मिडल लेमेला। मिडल लेमेला इज कंपोज्ड ऑफ, किसका बना होता है मिडल लेमेला? आपको देखना है पेक्टेट, सेलुलोज, लिग्निन, प्रोटीन्स। तो मिडिल लेमेला है क्या? अगर मान लो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, इन दोनों सेल को आपस में अटैच करके बीच में रखा हुआ है किसने? मिडिल लेमेला ने, राइट। तो इसको आप क्या बोल रहे हो? सीमेंटिंग मटेरियल। क्या बोल रहे हो? सीमेंटिंग मटेरियल है कि नहीं है ना? और ये सीमेंटिंग मटेरियल जो होता है आप क्या बोल सकते हो? किस चीज का बना हुआ है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट्स। किसका? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन ये पैक्टेट्स, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, सिंपल है ना, हो जाएगा ना, बहुत ही बढ़िया। स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट बी, अब आपको देखना है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। सेल अंडरगोज लाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की प्रेजेंस में बोल रहा है सेल के अंदर लाइसिस हो जाती है, सेल खत्म हो जाता है। जबकि स्टेटमेंट बी क्या बोल रहा है? कैप्सूल अलाउ बैक्टीरियम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय होस्ट इम्यून सिस्टम। होस्ट का इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है क्योंकि कैप्सूल उसमें प्रेजेंट होता है। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्या ये सही है? सेल अंडरगोज लाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये क्या चीज होती है? एक एंटीबायोटिक, और आपको पता है फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, राइट। तो ये एंटीबायोटिक क्या करता है? डिस्ट्रॉय सेल वॉल। डिस्ट्रॉय सेल वॉल, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर कैसे रहा है? क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन को क्रॉस लिंक नहीं होने देता, क्रॉस लिंकिंग उसमें रोक रहा है। तो सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी। सेल वॉल सिंथेसाइज नहीं होगी तो सेल खत्म हो जाएगा। कौन सा सेल? बैक्टीरियल सेल, राइट। तो इसका मतलब क्या है? पेनिसिलिन जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसकी लाइसिस कर रहा है। दिस मीन्स स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट बी, कैप्सूल अलाउ बैक्टीरियम टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय होस्ट इम्यून सिस्टम। तो कैप्सूल होता क्या चीज है? कोई भी बैक्टीरिया है, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, उसके अराउंड बाहर की तरफ क्या होगी? एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है। वो लेयर क्या करेगी? इसको बचा के रखेगी। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो अब ये देखो, दोबारा बनाते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड। हमने क्या बोला कि ये मान लो एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के ऊपर बाहर क्या बन गया? एक अलग से लेयर बन गई है जिसको क्या बोल रहे हो? कैप्सूल। और ये कैप्सूल जो होता है ये कैसा होता है? ये आपको ध्यान रखना है। इस कैप्सूल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? ये एक तो गम्मी अपीयरेंस देता है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो ऊपर की तरफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से कोई भी इम्यून सेल जो होता है वो रिकॉग्नाइज कर पाता है, ठीक है। इम्यून सेल कोई भी सेल को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर जो ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर वो देखते हैं कि ये सेल्फ सेल है या नॉन सेल्फ सेल है। पर कैप्सूल क्या कर रहा है? इन्होंने क्या किया, इन जो बाहर सरफेस प्रोटीन है उसको क्या कर लिया? हाइड कर लिया। अब उसको हाइड कर लिया जिसकी वजह से क्या होगा? अब इम्यून सेल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो इम्यून सेल उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो कैप्सूल एक्चुअल में क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है बैक्टीरियम को होस्ट इम्यून सिस्टम से हाइड होने के लिए, ना कि रिकॉग्नाइज होने के लिए। तो वो हाइड कर रहा है, ठीक है, किसको? बैक्टीरिया को। तो कैप्सूल क्या है? बैक्टीरिया के लिए फायदेमंद है, वो इम्यून सिस्टम से बचा के रखेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। तो स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। सो आंसर विल बी स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, मींस डी विल बी द आंसर। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैप्सूल जो है वो क्या करता है? बैक्टीरियल सेल को बाहर से कवर करता है। तो ये जो ऊपर की तरफ यहाँ पे सरफेस प्रोटीन्स कोई भी प्रेजेंट होंगे, इनको उसने क्या किया? हाइड कर लिया। अब जब इसने हाइड कर लिया तो क्या होगा? इम्यून सेल कोई भी आएगा वो इसको पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर के क्या है? प्रोटीन तो हाइड हो गए, राइट। तो इस वजह से कैप्सूल इम्यून सिस्टम से बचा रहा है, ना कि रिकॉग्नाइज करवा रहा है। क्लियर? समझ में आया? चलो 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट ए, प्रोकैरियोट्स मल्टीप्लाई फास्टर देन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट जो है ज्यादा जल्दी
मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोट्स के मुकाबले। प्रोकैरियोट्स आप समझते होंगे, प्रो मतलब प्रिमिटिव, क्रोट मतलब न्यूक्लियस, तो जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, राइट। और प्रोकैरियोट जो होता है सिंपल बॉडी डिजाइन होता है, जबकि यूकैरियोट्स का थोड़ा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होता है। इनके अंदर यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। स्टेटमेंट बी, प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट सिमिलर बेसिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो एकदम सही बोल रहा है, प्रोकैरियोट्स मल्टीप्लाई फास्टर देन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट जो होते हैं यूकैरियोट्स के मुकाबले जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल बॉडी डिजाइन है, जल्दी जल्दी डिवाइड कर जाएगा, राइट, है ना, और लाइफ भी छोटी होती है। प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट सिमिलर बेसिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनकी क्या होती है, सिमिलर ही होती है ऑलमोस्ट। तो बाहर की तरफ आप कह सकते हो एक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर हो सकता है सेल वॉल प्रेजेंट हो। अंदर की तरफ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। तो एक ये बेसिक सी हम कह सकते हैं एकदम जनरल जो स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिक सा स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, राइट। तो हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट सिमिलर बेसिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप कहोगे बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट, ओके। मेरे ख्याल से आपको पता लग रहा होगा, कुछ नए क्वेश्चंस लगा रहे हो, आपको मजा आ रहा है, लगाते रहो क्वेश्चंस, राइट। इससे इंप्रूवमेंट आता है, स्मार्टली क्वेश्चंस करो, हर एक ऑप्शन को देखो कि उसके अंदर क्या हो रहा है। वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। वायरसेस क्या है, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है। सेल थ्योरी किसने दी थी, क्लीडन एंड स्वान ने दी थी, राइट। अब उसका एक्सेप्शन क्यों है वायरस, उसको देखना है। इट रेप्लिकेट्स इन होस्ट बॉडी कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, डू नॉट हैव सेल वॉल। तो यहां पे आप देखेंगे तो रेप्लिकेट्स इन होस्ट बॉडी, वायरस रेप्लिकेट तो करता है होस्ट बॉडी में, पर इस ये वजह नहीं है सेल थ्योरी की, राइट, एक्सेप्शन होने की। दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, ये भी बात सही है, उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है बीच में और प्रोटीन की बाहर कोट होती है। पर ये भी सही रीजन नहीं है सेल थ्योरी के एक्सेप्शन के लिए। दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल थ्योरी एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बताती है, जिसके अंदर बोलता है कि बाहर सेल एनवेलप होगा, बीच में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कुछ हो सकता है सेल ऑर्गेनेलिज वगैरह भी इसके अंदर प्रेजेंट हो। तो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है एक सेल की, उसको वायरस फॉलो नहीं करता। तो वायरस को आप क्या बोला जाता है, नॉन सेलुलर बोला जाता है ना। तो ये क्या है, एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई दे आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइडी स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडी स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, तो इसका कारण क्या है। तो देखते हैं ऑप्शंस के अंदर कि क्या कारण यहां पे दे रखे। ओके, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनमें से क्या कारण हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपको पता होगा सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, क्वासी फ्लूइड नेचर बोला जाता है। तो क्वासी फ्लूइड जो नेचर है उसका, वो किस वजह से है। तो आप देखोगे इसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो होती है वो विद इन लेयर जो होती है मूव कर सकती है, राइट, लेटरली। अगर आप देखोगे इस तरीके से ये लिपिड प्रेजेंट है ना, तो ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब ये इधर से ये इधर भी जा सकता है, और ये विद इन लेयर भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये जो इसका नेचर है जिसके अंदर ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर पा रहा है, इसी की वजह से इसको बोला जाता है कि ये क्या है, फ्लूइडी नेचर शो करता है, राइट। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिपिड, सिंपल, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज सेल वॉल। सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, यूग्लिना, म्यूकर, माइकोप्लाज्मा, अमोइबा। तो यहाँ पे आप देखो यूग्लिना जो है ये किसके अंदर आता है, प्रोटिस्ट के अंदर आता है। इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इसकी आउटर मोस्ट जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल, जो किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है। ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूग्लिना प्रोटिस्ट के अंदर आता है, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, पेलिकल इसके अंदर प्रेजेंट होगी जो प्रोटीन की बनी होती है। ध्यान रहेगा, बहुत ही बढ़िया। म्यूकर ये किसके अंदर आता है, फंजाई के अंदर आता है, और फंजाई के अंदर आपको पता है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और किसकी बनी होती है, यूजुअली काइटिन की फॉर्म होती है, राइट।
तो आपका आंसर मिल गया, म्यूकर के अंदर सेल वॉल होती है। माइकोप्लाज्मा इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी, अमोइबा इसके अंदर भी सेल वॉल एब्सेंट होगी। फंजाई के अंदर होती है सेल वॉल, ये आप सबको क्लियर है, राइट, ओके। और यूजुअली फंजाई के अंदर किसकी बनी होती है, काइटिन की, होना। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्या आपको पता है? हाँ हाँ, डेनिली डेवसन ने दिया था, सिंगर निकोलसन ने दिया था, या रॉबर्टसन ने, या प्लोवर ने? तो आप देखो, डेनिली डेवसन ने तो कौन सा दिया था, सैंडविच मॉडल दिया था ना, ध्यान है आपको, सैंडविच मॉडल। और सिंगर निकोलसन ने कौन सा दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल बोला जाता है। और रॉबर्टसन ने क्या दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, राइट। तो आंसर क्या होगा, रॉबर्टसन, सी, है ना। ध्यान रखना है। टोरस, टोरस कंपोज्ड ऑफ किसका बना होता है, टोरस कहाँ होता है, बॉर्डर्ड पिट्स के अंदर। तो बॉर्डर्ड पिट ध्यान है आपको क्या होता है, फ्लास्क शेप का, जो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, अगर आपको ध्यान हो, है ना, इस तरीके से होता है ना। और यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ये होता है टोरस, राइट। और ये टोरस किसका बना होता है, सुब्रिन, काइटिन, लिग्निन, स्क्यूटिन। तो ये ध्यान रखेंगे आप, किसका है, सुब्रिन की डिपोजिशन इसके अंदर मिलेगी। तो आंसर क्या होगा, ए, ओके। नेक्स्ट, इनकरेक्ट रिगार्डिंग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रिगार्डिंग गलत कौन सी है, इनकरेक्ट बतानी है। प्रोटीन्स कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन द सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन। कुछ एक डोमेन होते हैं मेम्ब्रेन में जहां पे प्रोटीन जो होते हैं अपनी जगह पे कन्फाइंड होते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली करेक्ट। मैनी प्रोटीन्स रिमेन कंप्लीटली इम्बेडेड विद इन लिपिड बाइलेयर। यस, इंटरनल प्रोटीन जो होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कंप्लीटली इम्बेडेड होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, सही। प्रोटीन शोज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट विद इन द लिपिड बाइलेयर। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि एक लेयर ये, एक लेयर ये है, तो यहां से कोई मॉलिक्यूल यहां जा रहा है, यहां से कोई मॉलिक्यूल यहां जा रहा है, तो ये क्या है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है। अब प्रोटीन जो होता है उसका लार्ज साइज होता है, इतना बड़ा साइज होता है, और ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करता, ध्यान रखना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, इनकरेक्ट है। दूसरा बोल रहा है मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड। यस, फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So answer will be C because this statement is incorrect. Okay. Incorrect regarding permease. Permease के रिगार्डिंग बताना इनकरेक्ट क्या है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, यस करेक्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो कर रहा है, यस, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे प्रेजेंट होगा परमेज, और बाहर से आप पढ़ोगे कि लैक्टोज को अंदर लेके आने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो करता है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन की मदद से कोई मॉलिक्यूल अगर बाहर से अंदर आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और परमेज इज द एग्जांपल, राइट। डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्ट अंदर आ जाता है। ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इन वन डायरेक्शन ओनली, ये स्टेटमेंट गलत होगी। वन डायरेक्शन का मतलब हो गया सिर्फ एक ही तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर दोनों तरफ मूवमेंट हो सकती है, बाहर से अंदर भी कोई चीज आ सकती है और अंदर से बाहर भी कोई चीज जा सकती है। तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, तो स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट, है ना। ध्यान रखिए। और मेरे ख्याल से आप देख रहे होगे सारे एकदम नए क्वेश्चन है, फ्रेश क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और आप प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे नीट के एग्जाम में, राइट, ओके। डू नॉट शो फैगोसाइटोसिस, तो आपको बताना है कि फैगोसाइटोसिस कौन शो नहीं करता। तो कौन शो नहीं करता, अमीबा, आरबीसी, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स। तो आप देखोगे अमीबा तो जो है फूड वैक्यूल बनाता है, फूड बाहर से इनगल्फ करता है, तो वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू ही करता है, राइट। फैगोसाइटोसिस होता क्या है, इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। कोई भी सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ कर रहा है तो आप क्या बोलते हो, फैगोसाइटोसिस। आरबीसी फैगोसाइटोसिस शो करती है क्या, नहीं, आरबीसी कोई फैगोसाइटोसिस शो नहीं करती। मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स शो करते हैं फैगोसाइटोसिस।
बॉडी के अंदर जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं वो उसको इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये काम किसका है? माइक्रोफेजिस का। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी जो है फेगोसाइटोसिस शो नहीं करती। आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। देखो ग्रोथ के लिए कैपेबल है, पर जैसे जैसे मैच्योरिटी होती है वो डिमिनिश होती जाती है। तो कौन सी होती है? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन? तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्राइमरी सेल वॉल जो होती है कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए, पर जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है वो थोड़ी डिमिनिश होती जाती है। ठीक, और ये तो आपको पता ही होगा प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है, इलास्टिक लेयर होती है और आउटर मोस्ट होती है ना। और इसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। ओके, ये ध्यान रखना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्म, तो क्या ये सही है? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्म, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। पिल्लाई आर यूजुअली फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पिल्लाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर होते हैं क्या? ये भी गलत है। ये किसके अंदर होते हैं? नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। फिम्ब्रे हेल्प इन सेल टू सेल अटैचमेंट, ये भी गलत है। फिम्ब्रे जो है सेल टू सेल अटैचमेंट में हेल्प नहीं करता। कौन हेल्प करता है? पिल्लाई हेल्प करता है सेल टू सेल अटैचमेंट के अंदर, है ना। तो कॉन्जुगेशन के दौरान जब हम बोलते हैं कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, और ये आपस में क्या कर रहा है? पिल्लाई के हेल्प से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहा है, राइट। तो ये जो सेल टू सेल अटैचमेंट में हेल्प कौन करता है? पिल्लाई करता है। डायअमीनोपाइमेलिक एसिड इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि DAPA ये जो है डायअमीनोपाइमेलिक एसिड ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में मिलता है। ओके, आंसर विल बी डी। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट निकल के आ गई है। अब यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दी रखी है 18th क्वेश्चन के अंदर। क्या बोल रहा है? मेसोसोम्स आर सेल वॉल एक्सटेंशंस प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मेसोसोम्स क्या है? सेल वॉल एक्सटेंशंस है प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या लगता है आपको? तो आप पहले देखो कि मेसोसोम जो होती है वो सेल वॉल की एक्सटेंशन ना होकर किसकी एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो क्या हो गई? गलत। हाँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मेनली प्रेजेंट होती है। मेसोसोम एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया एज कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम। इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करती है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, तो ओनली बी करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान दे रहे हो ना एक एक स्टेटमेंट को कि क्या बोलना चाह रहा है, राइट। ओके, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। स्पेक्ट्रिन आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स टूवर्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो आप देखो कि ये क्या स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो स्टेटमेंट पढ़ते हो भैया साथ के साथ ही देख लो कि करेक्ट है या नहीं करेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम फिर ऑप्शन चूज कर लेंगे, है ना। तो आप देखोगे स्पेक्ट्रिन जो होते हैं, अगर ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स अरेंज होते हैं कुछ बाहर की तरफ होते हैं, कुछ अंदर की तरफ होते हैं और कुछ पूरे ट्रांस मेम्ब्रेन भी होते हैं, राइट। तो ये बाहर की तरफ जो है इनको एक्सटर्नल प्रोटीन बोला जाता है। तो स्पेक्ट्रिन बोल रहा है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है टुवर्ड पेरिप्लाज्मिक स्पेस। अब पेरिप्लाज्मिक स्पेस तो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच का स्पेस, और ये साइटोसोल होता है। तो आप देखोगे स्पेक्ट्रिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये यहाँ अंदर की तरफ टुवर्ड साइटोसोल होते हैं। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। हाँ, सिंपल। सिफेलिन प्रेजेंट इन द हेड ऑफ फोस्फोलिपिड बायलेयर। सेफलिन जो होता है कहाँ प्रेजेंट है? हेड रीजन के अंदर है, फोस्फोलिपिड बायलेयर के। तो फोस्फोलिपिड बायलेयर के अंदर आपको पता है ये हेड पार्ट होता है, ये नीचे की तरफ ये टेल पार्ट होता है ना। और आपको ध्यान होगा कि सेफलिन जो होता है वो फॉस्फेट के साथ जुड़ा होता है, और नीचे की तरफ ये क्या, दो फैटी एसिड चेन होती है। तो ग्लिसरॉल फॉस्फेट के साथ एक जगह जुड़ा होता है ना, और वो क्या जुड़ा हुआ है? सेफलिन के साथ जुड़ा हुआ है। किसकी? सेल मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है ना। सेफलिन जो होगा ये जो हेड रीजन जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये सही है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एन असिमेट्रिक लेयर। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन असिमेट्रिक लेयर होती है? यस, ये कंप्लीटली करेक्ट है, असिमेट्रिक लेयर होती है। आप देखोगे जो प्रोटीन्स का अरेंजमेंट जो होता है बहुत ही इरेगुलर होता है ना। और आप देखोगे मोज़ेक पैटर्न के अंदर ये क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो आप इसको सिमेट्रिक लेयर नहीं बोल सकते, क्या है, असिमेट्रिक लेयर है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अकर इन कॉन्टिन्यूस लेयर इन मेम्ब्रेन। तो आप जब मेम्ब्रेन को देखते हो उसके अंदर क्या एक कॉन्टिन्यूस लेयर की फॉर्म में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखो कुछ तो ऐसे होते हैं जो पूरे ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं, कुछ ऊपर प्रेजेंट है, कुछ नीचे प्रेजेंट है। तो ये कॉन्टिन्यूस लेयर फॉर्म थोड़ी कर रहे हैं, कहीं कहीं पे प्रेजेंट है तो कॉन्टिन्यूस लेयर की फॉर्म में नहीं है। तो अब आपको बताना क्या था इसके अंदर कि इनकरेक्ट कौन कौन सी है। तो हमने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, दूसरी आप देख रहे हो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन किसी के अंदर होगा, ऑप्शन में वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो आंसर आपको दिख रहा है सी है, फर्स्ट और फोर्थ इसमें इनकरेक्ट है, सिंपल। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में बहुत ही रेयर है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर बहुत ही रेयर कौन सा है, टिकोइक एसिड, मिजोसोम्स, पिल्लाई, पेप्टिडोग्लाइकन। तो आप देखोगे टिकोइक एसिड तो ये ग्राम पॉजिटिव के अंदर मेनली प्रेजेंट होते हैं, मिजोसोम्स भी मेनली ग्राम पॉजिटिव के अंदर होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन तो दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होती है। पर आप इसकी कॉम्पोजिशन देखोगे तो वो थोड़ी वेरी कर जाती है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर आप कह सकते हो कि ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में कम होता है। जबकि पिल्लाए आप क्या बोलोगे, ये किसके अंदर होता है, मेनली ग्राम नेगेटिव के अंदर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, है ना। ध्यान रखिए इस चीज का। करेक्ट अबाउट जीनोफोर, जीनोफोर के रिगार्डिंग करेक्ट बताना है। जीनोफोर का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोइड की बात कर रहे हैं भाई, भाई समझ रहे हैं ना भाई, न्यूक्लियोइड। ओके, तो ये स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। क्या न्यूक्लियोइड एक सेल के अंदर पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होता है? तो आप देखोगे इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो नॉर्मली हम तो कहेंगे कि साइटोप्लाज्म पूरा स्प्रेड नहीं होता, एक जगह पे इकट्ठा होता है। अटैच विद पोलियोमाइंस, कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नेट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड के अंदर या जीनोफोर के अंदर। तो लास्ट स्टेटमेंट भी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है। कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, कोई हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो कि पॉलीअमाइंस से फॉर्म हुए। तो पॉलीअमाइंस जो है वो हेल्प कर रहे हैं इसकी फोल्डेड स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो इसकी जो फोल्डिंग होगी, ये जो लूप्स वगैरह फॉर्म होंगे, वो उसमें हेल्प कौन करता है, पॉलीअमाइंस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान रखना है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे। तो आंसर क्या होगा, बी। ट्रू और फॉल्स बताना है। तो चलो 4 स्टेटमेंट दे रखी है, ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रोक्रियोट्स कैन सिंथेसाइज मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स एट ए टाइम। क्या प्रोक्रियोट्स बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकता है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड इसमें पेप्टाइड बॉन्ड हो जो अमीनो एसिड्स को जोड़ के बनती है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे बन रहे हैं। तो आप देखोगे जब एमआरएनए होता है, एमआरएनए प्रोक्रियोट्स के केस में क्या बनाता है, पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम भी बोल सकते हो। पॉलीसोम मतलब एमआरएनए के ऊपर क्या है, बहुत सारे इस तरीके से क्या जुड़े हुए हैं, राइबोसोम जुड़े हुए हैं। तो एक ही टाइम पे क्या होगा, मल्टीपल चेन्स फॉर्म कर सकता है, इसका मतलब करेक्ट है। बी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मैनी राइबोसोम्स प्रेजेंट इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो बहुत सारे राइबोसोम है, इनसाइड ईयर बोल रहा है, इनसाइड नहीं होता, ये गलत हो गया क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, है ना। और 60S सब यूनिट जो होती है 80S राइबोसोम की, 80S राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है कौन सी, 60S, उसके साथ ये अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कहाँ पे, सरफेस पे। ध्यान रखना, अंदर नहीं होते, सरफेस में होते। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। ओके, स्टेटमेंट सी क्या बोल रहा है, इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन फिक्सिस द क्रिस्टल वॉयलेट टू बैक्टीरियल सेल वॉल। तो आयोडीन जो है क्रिस्टल वॉयलेट को जो है फिक्स कर रहा है बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। तो आपको पता होगा ग्राम स्टेनिंग के अंदर आयोडीन जो है एज अ मॉर्डेंट वर्क करता है और ये जो है हेल्प करता है क्रिस्टल वॉयलेट को फिक्स होने में। तो स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट
डी एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल इन सेल मेम्ब्रेन कैन हैव आइदर पोलर और नॉन पोलर हेड। तो आप देखोगे जो लिपिड बायलेयर होती है उसके अंदर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके पास ये पोलर जो है हेड होता है और नॉन पोलर क्या होती है, टेल होती है, राइट। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना होगा कि हेड जो है वो पोलर और नॉन पोलर दोनों नहीं होते, ठीक है। पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सिंपल सा है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। तो हमारे पास जो निकल के आ रहा है क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है और फोर्थ फॉल्स है। मतलब टी एफ होगा। तो आप ऑप्शन में देखोगे कहाँ है टी एफ। तो ये रहा टी एफ मतलब पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है, राइट। ओके, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, you are with me here and you have watched the complete video and study smart, right, and crack the net। आपका नीट टारगेट है, किसी भी कीमत पे इसको क्रैक करना ही करना है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल।